ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁੰਜੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਸੀਕਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਤੀਸ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। राम राम जी, सत श्रीकाल जी, कैसे हो वनवैद जी? बहुत मेहरबानी, तुम सुनाओ जी। बढ़िया बढ़िया, थोड़े दर्शन होए हैं। बड़ी हाँ जी हाँ जी, बहुत आपने बात ठीक कही कि हरियाणा जो है पंजाब से कई मामले में आगे निकल गया। मामले तो गिनवंदे नहीं, लेकिन सोचना एक बार जरूर कि किन किन मामले में आगे निकल गया। चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गुड़गांव की तरक्की की बात हो, लेकिन अगर कोई पिछड़ता भी है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हुआ, उन पर भी हमने ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं पंजाब पे बहुत बार बहुत आ जाती हैं। 2023 में आपदा आ गई थी, अब जो है 25 में आपदा आ गई थी। बाढ़ ने जो है तहस नहस कर दिया, खेती बर्बाद कर दी, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब ये भी हमने समझनी पड़ेगी कि अगर नुकसान हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति भी है। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ बैठने का मौका मिल जाए, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛਾਵੇਂ बैठने का मौका मिल जाए तो वो मैंने इस नज़रिए से कहा था कि हरियाणा में सरकार एक योजना लेके आई भी जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे पंचायती ज़मीनों पे, और वो जो है कब्जे अपने बहाल रखें, लेकिन एक फाइल बनाएगा पंचायत के माध्यम से सरकार को भेज दे। 500 वर्ग गज से कम की जगह वो जोड़ की नहीं होनी चाहिए, वो जो है किसी सड़क की नहीं होनी चाहिए, वो पंचायत की ज़मीन हो, उसकी रजिस्ट्री करवा सका। पुराने मकान है लेकिन शर्त है कि 20 साल पहले मकान होने चाहिए बने हुए, ये कंडीशन है, वो साबित कर दे। इसी तरह से मैं पंजाब की खबर देखने लग रहा था। पंजाब के कुछ लोगों ने मांग करी थी सरकार से कि हमें भी जो है ज़मीन पर रहने के लिए इस तरह की कुछ सुविधा दी जाए। तब करके मैंने कहा था हरियाणा ये बहुत पहले दे चुका है, यहाँ मांग होने लग रही जी। ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾ ਆ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ CBI ਦੇ, ED ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਚਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? बड़ा तेज सवाल आपने कर दिया। ये जो है ना दोधारी सवाल है बिल्कुल भाई, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है। करप्शन तो पूरे इंडिया में है, करप्शन जो है वो सारी जगह है, लेकिन सरकारें अपने लेवल पे जोर लगाने लग रही। करप्शन साडे खून च बसी हुई है, बस गया क्योंकि ना लेने वाला पता नहीं ले ना ले, देने वाला को भी उतावलापन होता है कि मेरा ये काम हो जाए, भाई तू 10 रुपये पकड़, मैं वहाँ तेरे पास इतना खर्चा करके आऊँगा, तो उससे पहले मेरे से पैसे पकड़, मेरा ये काम कर दे। इस तरह की सोच जो है बन गई। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में जो CM है उसने ये बात कह रखी, उससे पहले के जो CM थे उन्होंने भी कह रखी थी कि 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे, बीजेपी सरकार जो है करप्शन ख़त्म करेगी। उदाहरण बहुत हैं, करप्शन के मामले बहुत आते हैं मामले बहुत सारे। कभी कोई पुलिस वाला पकड़े गया, कभी कोई अधिकारी पकड़े गया, कितने ही अधिकारी पकड़े जाने लग रहे, लेकिन वो करप्शन है।
तभी तो पकड़े जाने लग रहे, अगर नहीं होता तो क्यों पकड़े जाते। अब बात ये है सरकार की नीयत बढ़िया है, नीयत इसलिए बढ़िया है कि वो पकड़े जाने लग रहे। अगर सरकार की नीयत में खोट हो तो वो पकड़े नहीं जाते, फिर चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे वो हरियाणा की बात हो। अब पंजाब में तो बड़ा तकड़ा पीछे से बड़े उच्च अधिकारी का नाम करप्शन में आया था, आजकल वो खींचतान उनकी चली रही है, पुलिस के जो अधिकारी थे। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल बहुत बार इस तरह हुआ कि किसी कोई प्रोग्राम करना किसी नेता ने किसी ने तो दूसरे का सहारा ले लिया, और जब किसी का सहारा लेगा तो फिर वो जो है अपना उसमें रोड़ा तो पड़ेगी। हरियाणा की मेरे बात याद आ गई, हरियाणा के एक वो हैं बीजेपी के MLA, उन्होंने एक बात कह दी, रामकार की मैं बात करना स्फिद्दू से हैं, उन्होंने एक बात कही कि करप्शन है, क्या है करप्शन है भाई, जो सड़क का जिक्र कराया उन्होंने, एक वीडियो वायरल हो रही है भाई, सड़क पे किसी ने कह दिया भाई इसमें तारकोल भी बिछा दे, और जो ठेकेदार था ठेकेदार ने कहा भाई तारकोल तो मैं पहले ही दे आया, अब वो किसको दे आया कहाँ दे आया, तो ये सब करप्शन की बातें हैं। लेकिन हरियाणा सरकार बड़ी सतर्क चलने लग रही और वो जो है करप्शन को जीरो टॉलरेंस पर लेने लग रही। हाँ जी, हुड्डा साहब भी सतर्क गए। हाँ सतर्क तो सारी सरकार होती है, लेकिन हाँ दूसरी बात आपने छेड़ी थी हुड्डा साहब की, कि हुड्डा साहब पे जो आरोप की बात थी वो जमीन घोटाले की बात थी, रॉबर्ट वाड्रा वाला एक कभी उसमें नाम था। अब उसमें हुड्डा साहब को हाई कोर्ट का जो फैसला आने तक जो है CBI के इस कोर्ट के जो सुनवाई है वो टालने के निर्देश दे दिए। जो बात करें कि मानेसर जमीन घोटाले मामले में हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकुला की विशेष अदालत में फिलहाल जो आरोप तय करने के मामले में सुनवाई है वो हाई कोर्ट की याचिका में वो फैसला जो है वो सुरक्षित रखते हुए फैसला आने तक आगे की सुनवाई न करने के आदेश दे दिए। जिस बात से कह सका भी हुड्डा साहब ने इस मामले में राहत मिली है। पंचकूला स्थित CBI की विशेष अदालत ने इस आदेश को चुनौती दी कि जिससे उनके जो आरोप हैं उसके खिलाफ जो आरोप हैं तय करे गए उस पर कार्रवाई जो आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया गया पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से एक याचिका दाखिल करी गई थी 19 सितंबर को पंचकूला स्थित CBI की विशेष अदालत द्वारा जो है इसमें एक आदेश पारित करके रद्द करने की मांग करी गई थी। CBI अदालत के आदेश में हुड्डा की वह अर्जी खारिज कर दे कि जो उसमें जिन्होंने कार्रवाई जो है स्थगित करने की मांग जो है उसमें करी गई थी। साथ ही अदालत ने अगले दिन आरोप तय करने की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाने के निर्देश भी वो जो है दिए थे। लेकिन अब यह मामला जो है 30 अक्टूबर यानी कि आज 30 अक्टूबर है, जब तक हमारा शो चलेगा इसमें कुछ ना कुछ अपडेट जरूर होएगा। लेकिन जब हम रिकॉर्ड करने लग रहे उससे पहले कि आपको बात बताने लग रहे कि विशेष CBI अदालत में सुनवाई के लिए विचाराधीन है और हुड्डा की ओर से दलील दी गई है कि ट्रायल कोर्ट का जो आरोप है वो तय करने का निर्णय जो है कानूनन सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महीने पहले कुछ सह आरोपियों के खिलाफ जो है आरोप जो है कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी, तो इधर भी वो रोक लगाई जाए। तो इस मामले में टोटल में बात करें तो हुड्डा साहब ने थोड़ी सी राहत इसमें जरूर है, क्योंकि ये जो मामला है ये हुड्डा साहब पे तलवार लटकी जमीन का मामला है कि जो है जमीन कम रेट पे खरीद कर और आगे जो है दे दी रॉबर्ट वाड्रा को। तो केस चलते हैं, केस जो है पीछे मैं याद करूं स्वर्गीय हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो गए, उन पर भी केस चला था और जब कोर्टों में मामला आ जाता है तो फैसले हुए हैं। एक JBT भर्ती घोटाला हो गया था, उसमें जो JBT वाले थे वो आज भी ड्यूटी पे हैं, लेकिन जो चौटाला साहब थे वो जेल काट के आए उसमें से जी। असल सतीश जी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੰਘਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ में ਲੰਘਿਆ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾਲੇ ਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ अभी आरोप तय नहीं होने के ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਇਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਆ ਤੈਅ ਹੋਊਗੇ ਤਦ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਕਲਰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਟੂਆ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜਾ पैसा है वो साडी जेब च होना चाहिए। मेरे मन में यही बात आई थी और आपने मुंह की बात छीन ली भी, जब बच्चा भी चले जावा तब भी जो है पैसे ले लें अधिकारी। कई बार जो है कोई एक्सीडेंट की घटना हो जाए, फिर लालच दे जावा भी तेरे को रोड एक्सीडेंट मिल जाएगा, तेरा बच्चा बालिग है, नाबालिग है, या फिर उसके पास लाइसेंस नहीं है, भी दूसरा जिस साधन ने मारा है वो कोई ट्रैक्टर है या कोई और चीज़ है, उसको बदल देते हैं रिकॉर्ड में भी ताकि उसको पैसा मिले। लेकिन दिक्कत इसमें कहाँ है? दिक्कत ये है अभी आप एक तरफ तो इंसानियत दिखाने लग रहे हैं कि पैसा आपको मिल जाएगा, आपकी हालत जो है सुधर जाएगी आर्थिक। अभी बच्चा तो चला गया, थोड़ा पैसा मिलेगा, परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन खुद भी तो लेने लग रहे हैं, उसको बदलने की एवज में अच्छे मोटे पैसे ले लेते हैं वो। ਅਸਲ 'ਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ कि सैंपल फेल हो गए, वो तो जरूर जानना पाओ। पहला मैं आपकी बात का लास्ट वाले का जवाब दूंगा। अभी दवाइयों के सैंपल फेल होने की बात, अभी दवाइयों के सैंपल फेल हो जाए, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयों के सैंपल जो है पीछे फेल भी हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आगे थी, उनके दवाइयों के सैंपल फेल थे। लेकिन इसके पीछे कारण बहुत सारे हुए। मैंने जो है एक इनकी कॉन्फ्रेंस सुनी थी, जो अधिकारी होते हैं ये ड्रग इंस्पेक्टर जी, तो इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया था कि दवाइयों के सैंपल फेल क्यों होते हैं। कई बार दवाई कंपनी से ठीक तरह से बन के बढ़िया तरीके से बाहर आती है, सैंपल फेल नहीं होता। आगे उसका रख रखाव जो मेंटेन है वो उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए, जैसे कि वो तेज धूप में नहीं होनी चाहिए। अब गाड़ी आई लोड करके पैकेट में बंद करके और वो पैकेट सारा दिन दुकान के बाहर पड़े रहे, उसका सैंपल भर लिया तो फेल हो जाएगा। खास टेम्परेचर नहीं मिलता, खास टेम्परेचर नहीं मिलता। जी जी कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो मॉइस्चर होने में ख़राब हो जाए। अब दुकानदार के पास एसी का ब्योंत नहीं, वो कूलर चला ले अपनी उसमें दुकान में केमिस्ट की में, वो जिन दवाइयों पे उसकी नमी जाएगी उनके सैंपल फेल होने के चांसेस हो जाएं। बात करें लाइट की,
कई दवाइयाँ जो है डायरेक्ट जो लाइट है वो उन पर नहीं पड़नी चाहिए। फ्रिज में दवाइयाँ किस टेम्परेचर पे धरनी, कितनी धरनी। एक हमारे पास फ्रिज है, मान के चलो उदाहरण के तौर पे वो रखा दुकान में, उसने 50 प्रकार की दवाइयाँ धर दी। अब उनका टेम्परेचर सेट का तो सिस्टम अलग अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे सैंपल फेल हो जाए। भाई लास्ट की बात है, ग्राहक को जो दवाई मिली वो सैंपल फेल वाली मिली, उसको वो नुकसान जरूर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो टाइम टाइम पे जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं, दुकानदारों को वर्कशॉप में समझावा है और उन पर कार्रवाई भी करें। लेकिन दुकानदारों को भी जागरूक होना चाहिए, केमिस्ट वालों को भी, कि दवाइयों को किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, नहीं तो फिर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। ये बात आपने करी थी फूड सेफ्टी एक्ट में। अभी मैं आज एक खबर पढ़ रहा लग रहा था, कोई कंपनी थी न्यूट्रीमेटेड कंपनी है जो दूध बनाया करा बच्चों को 6 महीने से पहले जो है रोटी तो खांदा नहीं बच्चा, बिल्कुल। उसने फिर दूध घोल का मैं वो पाउडर घोल के दे दिया करा। भाई 6 महीने से पहले का जो बच्चा है उसकी जो त्वचा है, जो उसका शरीर है, बड़ा सेंसिटिव हुआ है। वो सैंपल जो है फेल हो गए। 6 महीने तक के बच्चों की जो खुराक के जो सैंपल थे वो फेल हो गए। फरीदाबाद में जो है ये फूड एंड सप्लाई वालों ने सैंपल लिए थे और अब जो है वो सैंपल फेल हो गए। लेकिन बात एक है, जो मालिक है इस कंपनी का, उसने ये कह दिया भी मैं टक्कर देने लग रहा है विदेशी कंपनियों से। और ये कोई ना कोई विदेशी कंपनियों की साजिश है। अगर ये विदेशी कंपनियों की साजिश है, देखो कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, विदेशी कंपनियों की साजिश, तो क्या पर सैंपल गलत फेल हुई? क्या वहाँ भी कोई साठगांठ थी? इस बात की भी जो चर्चा है। ये जो मिल्क पाउडर है 6 महीने तक के बच्चों को जो है ये पिलाया जा रहा था और फूड एंड सेफ्टी की टीम ने जो है सैंपल लिया था, वो सैंपल जो है फेल हो गया। अब जो है इस मामले में उस कंपनी को जो है नोटिस दिया गया, उससे जवाब मांगा गया भी तेरे जो सैंपल हैं वो फेल हो गए, क्यों हो गए? कंपनी जांच में शामिल होगी तो अपनी बात रखेगी, जो भी उनको रखना होगा। वो किस तरीके से सैंपल फेल हुए वो एक और जांच का विषय है, उस बात की जांच होगी। इस रिपोर्ट ने जो प्रशासन की और अभिभावकों की चिंता जरूर बढ़ा दी। प्रशासन की न्यू बढ़ा दी। भाई पिछले दिनों आपके याद होगा खांसी की दवाई पीने थे राजस्थान के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे कई सारे बच्चे जो है वो मर गए थे। बिल्कुल। इस तरह से ये सैंपल फेल हैं। अगर इन बच्चों को ये कहाँ कहाँ बिके, कौन इनको यूज़ करने लग रहा है, कोई ऐसी घटना ना घट जाए तो फिर चिंता तो प्रशासन की यह भी जायज़ है, क्योंकि दूषित पाउडर जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों, मैं एक और बात बताऊँ, आपने दिवाली के त्यौहार की आपने बात करी थी, हरियाणा में बहुत सारे सैंपल जो है वो भरे गए थे। लगभग उनमें से 1/3 सैंपल फेल हो गए थे खाद्य पदार्थों के। जब 1/3 सैंपल फेल हो गए, अगर हम बात करें अधिकारियों की तो हरियाणा के पास मात्र 8 अधिकारी हैं और 8 अधिकारी इतने जिलों ने कैसे कवर करेंगे? फिर जो है इसमें अब थोड़ा बदलाव करा गया। ये अधिकार जो है दे दिए सीएमओ स्तर के अधिकारी को। सीएमओ जो है वो जांच करेंगे, त्योहारों के दौरान में सैंपल वो भर सके थे, तो फिर जो है सैंपल बढ़े गए। इसी तरह से ये भी एक सैंपल लिया गया था जो फेल हो गया। बात ये है कि हमारे पास संगठनात्मक हम उतने मजबूत है नहीं। भाई 8 अधिकारी सैंपल भरने के लिए हैं, कितने हमारे पास ज़िले हैं? एक अधिकारी को 4-4, 5-5 जिले जो है 3-3, 4-4 जिले बंटे आ रहे, तो फिर वो कैसे? एक जिले में दुकानें कितनी हैं, तो काम होने का नहीं। अगर जब सीएमओ को सैंपल भरने का अधिकार दिया जा सकता है तो फिर और अधिकारियों को ज़्यादा को देने चाहिए। बिल्कुल। उस स्तर के ज़्यादा अधिकारियों को जो चेक कर सके, ताकि जहाँ ज़्यादा, अगर सैंपल ज़्यादा लिए जाएंगे तो फैल भी ज़्यादा होंगे। तो इस सब चीज़ें हैं कि ये सिस्टम जो है चल रहा है। फिलहाल ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चों का मामला है। सतीश जी, बिहार च इलेक्शन हो रही है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, 2027 ਵਿੱਚ ਆ, ਗੇੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? हरियाणा 'ਚ डबल इंजन सरकार तेज दौड़ रही है। देखो हरियाणा में काम होने लग रहे हैं। शुरुआत हमने करी थी भाई हरियाणा पंजाब से कई मामले में आगे निकल गए, तो हरियाणा में दिक्कत कोई नहीं है, काम बढ़िया होने लग रहे। जो विपक्ष है वो चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन हरियाणा के लोग जो है बहुत ऊंचे स्तर तक जो है वो खुश हैं सरकार के काम होते। लाडो लक्ष्मी योजना अब सरकार लेके आई, उसके फार्म बढ़ने लग रहे। हर महिलाओं को
जिसकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल से कम है, उनको जो है 2100 रुपये महीना मिलेंगे। सिलेंडर के मुफ्त सिलेंडर की बात हो रही, 500 रुपये सिलेंडर जो है उसमें रियायत देने लग रहे। 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनको जो है मकान दिए जाने लग रहे। तो बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो सरकार जो है टाइम टाइम पर लागू होने लग रही और लोग उनका फायदा उठाने लग रहे। अंत्योदय की बात करती है हरियाणा सरकार भी, जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में बैठा है, उस तक जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो टोटल में हम कह सकें भी जो काम का सरकार का कामकाज है वो खुश है। अंत्योदय तक की बात होने लग रही। एक बात और मैं जोड़ूंगा इसमें, आज एक खबर मैं और पढ़ रहा था अंत्योदय की बात। हरियाणा महिला आयोग मेरे याद आ गया अंत्योदय वाली लाइन से। हरियाणा महिला आयोग के बारे में जो छात्रा हैं वो जानती नहीं, महिला आयोग क्या है, कैसे काम करते हैं, मतलब इसकी जागरूकता है नहीं। वो सीधे जो है अपने उच्च अधिकारियों होते, कोई बात कहनी हो, कंप्लेंट कहनी हो, कोई चिट्ठी लिखनी हो, सीधे लिखा है। एक जो है NIFT की छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत जो है सीधे PM मोदी को भेजी। अब गर्ल हॉस्टल के बाहर जो है इसके बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं भाई। जो है महिला आयोग के जो बोर्ड है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या है, वो किस तरह से काम करता है, वो छात्रा जो छात्रावास है उनके बाहर उस तरह के बोर्ड लगाने चाहिए। अब जो है सभी गर्ल हॉस्टल में राज्य महिला आयोग के संपर्क नंबर और ईमेल ID एड्रेस जो है वो बोर्ड पे लिखे जाएंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। और ये फैसला लेने के पीछे रोचक कहानी है, जिस तरह मैंने बात की थी कि पंचकुला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी NIFT की छात्राओं ने महिला आयोग के चेयरमैन रेणु भाटिया को जो है वो पहचान ही नहीं पाई। मिले होंगे, उन्होंने बताना पड़ा कि आयोग क्या है और इसकी चेयरपर्सन है। असल में NIFT पंचकुला की एक छात्रा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें अपने साथ छेड़छाड़ की घटना का जिक्र वो कर दिया था जी। तो इस मामले में हम कह सका भी कितना जरूरी ये डिपार्टमेंट है महिलाओं के लिए, और उसी की जानकारी नहीं, उसकी जागरूकता नहीं। तो इस तरह की भी जरूरत है। और अब जो है वो बोर्ड वहाँ लगेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो एक डेरा मुखी के खिलाफ भी चिट्ठी लिखी गई थी, उस पर एक्शन हुआ था। अब ये चिट्ठी प्रधानमंत्री गई, तब इस पर एक्शन हुआ और फिर वो वहाँ पे गए और उन्होंने देखा भाई लोग वो जो है छात्राएं जानती नहीं इसके बारे में। सतीश जी, लोग जागरूक हो ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਦਵਾ ਸਕਣ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ नहीं होनी हैगी। सो सतीश जी, एक थोड़ी सी मैं और जिक्र कर दूं, मैंने पता है टाइम हो गया, आप जो है सोना खत्म करने लगे थे। जिस तरह की आपने बात कही थी ना, बिन पे अधिकार तो कुछ नहीं होंगे। अधिकार है किस पे? किसी पे भी नहीं रहे अधिकार। मैं एक खबर पढ़ने लग रहा था हरियाणा के एक मंत्री की, उसने जो है कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक SDO को सस्पेंड कर दिया। अब SDO चले गया कोर्ट में, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया भाई ये मंत्री को तो अधिकार ही नहीं सस्पेंड करने का, इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया, इसको तो जो है इसके डिपार्टमेंट के अधिकारी सस्पेंड करेंगे भी। इस तरह के इसमें कष्ट निवारण समिति में इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, वो बहाल हो गया। अब फिर वो बात वही आ गई ना भी चिट्टे हाथी दांत किसके, पत्नी कौन के कर जा। कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं। कोर्ट में लोग आजकल अधिकारी जो है डरते नहीं, कोई बात हो तो सीधे कोर्ट में जाओ, कोर्ट अपने फैसले सुना दें जी। सो मसले होर भी कई सारे आ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਸਤੀਸ਼ ਸੀਕੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।